दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों की रिवीजन के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी हरित गृह प्रभाव और जलवायु परिवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पर्यावरण और पारिस्थितिकी खंड वर्तमान में बहुत ही महत्वपूर्ण खंड हो गया है और यहाँ से सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इस दृष्टि से इस वीडियो को बहुत अच्छे से आप तैयार करिए। तो आइए शुरू करते हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी के अंतर्गत हरित गृह प्रभाव और जलवायु परिवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। पहला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2015 में पेरिस में यूएनएफसीसी की बैठक में विकसित देशों ने वैश्विक तापन में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की और साथ ही साथ कई देशों की सहायता से वर्ष 2020 तक जलवायु निधि जमा करने की प्रतिबद्धता जताई है। कितने की? तो ये $100 अरब की। अगला है, विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो अल्जीरिया, ब्राज़ील और केन्या में विश्व तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, CDM यानी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के लिए क्या सही नहीं है? तो ये विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजनाओं में पूंजी लगाने का निषेध करता है। ये CDM के बारे में सही नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, CDM या क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए हरित गृह गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने की प्रणाली है जो सामने आई थी। कब? तो ये क्योटो प्रोटोकॉल के तहत ये सामने आई थी। अगला प्रश्न है, CO2 उत्सर्जन यानी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और भूमंडलीय तापन के संदर्भ में UNFCCC के अंतर्गत उस बाजार संचालित युक्ति का नाम जो विकासशील देशों को विकसित देशों से निधियां प्रोत्साहन उपलब्ध कराती है ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकी अपनाकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम कर सकें। तो ये है स्वच्छ विकास युक्ति। अगला प्रश्न है, ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता को सुनिश्चित करने की और कार्बन पदचिह्न को घटाने के लिए प्रयोग होता है क्या? तो उत्तर है ताम्र स्लैग, शीत मिश्रित एस्फाल्ट और जियो टेक्सटाइल्स। ये जो है दोस्तों कार्बन फुटप्रिंट को घटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कार्बन जमा या कार्बन क्रेडिट के बारे में स्वच्छ विकास युक्ति है क्या? तो ये क्योटो नवाचार युक्तियों में से कार्बन क्रेडिट जो है अवधारणा है। अगला प्रश्न है, एनेक्स 1 के विकसित देश गैर एनेक्स 1 देशों में स्वच्छ विकास युक्ति परियोजनाएं कार्यान्वित करके क्या प्राप्त कर सकते हैं? तो ये कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, CDM के अंतर्गत कार्यान्वित होने वाली परियोजनाओं एनेक्स 1 के देशों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं, परंतु इन परियोजनाओं को गैर एनेक्स 1 विकासशील देशों में किया जाता है। तो ये क्रियान्वित किया जाता है। अगला प्रश्न है, UNFCCC के क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत क्या वर्णित है? तो इसके अंतर्गत क्योटो प्रोटोकॉल के धारा 12 के अंतर्गत CDM यानी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म स्वच्छ विकास युक्ति वर्णित है। अगला प्रश्न है, 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को घटाने से प्राप्त होती है क्या? तो एक कार्बन क्रेडिट यूनिट प्राप्त होता है 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को घटाने से। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैव विविधता अभिसमय यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD का पूरक प्रोटोकॉल जो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न जीवित संशोधित जीवों यानी लाइव मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म LMO द्वारा उत्पन्न संभावित खतरों से जैव विविधता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक संसाधनों यानी
जेनेटिक रिसोर्सेज को प्राप्त करने और उनसे मिले लाभों के समुचित निष्पक्ष बंटवारे से संबंधित है क्या? तो ये नागोया प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न सही सुमेलित करना है। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में हुआ। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन के अंतर्गत एजेंडा 21 की अवधारणा आई और पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997 में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP21 कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये पेरिस में। और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP25 आयोजित किया गया कहाँ? तो ये मैड्रिड स्पेन में। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी COP26 आयोजित हुआ था कहाँ पर? ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में। एक और प्रश्न है कार्बन निषेचन को सर्वोत्तम रूप से वर्णित कौन करता है? तो कार्बन निषेचन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि को कार्बन निषेचन कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए क्या लागू किया गया था? तो ये कार्बन क्रेडिट प्रणाली लागू किया गया था कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय किया जाता है किस आधार पर? तो उनके वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर। आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण कब से शुरू हुआ या कार्बन क्रेडिट की अवधारणा कब से शुरू हुई? तो क्योटो प्रोटोकॉल से। बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप यानी BFISFL। तो बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन कौन करता है? तो याद रखिएगा विश्व बैंक। अगला प्रश्न है बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप एक बहुपक्षीय कोष है। ये कोष स्थलीय क्षेत्र से कमी करने को बढ़ावा देता है क्या? तो सही उत्तर है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में कमी करने के लिए बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप ये बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है ये सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाज और देशी जनों यानी इंडिजिनस पीपल की एक वैश्विक भागीदारी है। ये दो देशों की उनके वनोन्मूलन और वन निम्नीकरण, उत्सर्जन कम करने प्लस रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन रेड प्लस प्रयासों में वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने में मदद करती है। तो वन कार्बन भागीदारी सुविधा यानी फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी। दोस्तों ये जो है सरकार, व्यवसाय, नागरिक समाज और देशी जनों की एक वैश्विक भागीदारी है जो वन उन्मूलन और वन निम्नीकरण उत्सर्जन को कम करने में तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसको वन कार्बन भागीदारी सुविधा कहते हैं। अगला है वन कार्बन भागीदारी सुविधा विश्व बैंक का एक कार्यक्रम है जो कब प्रारंभ किया गया था? तो याद रखिएगा ये कार्यक्रम जून 2008 में प्रारंभ किया गया था। अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये है कि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाता है तो विश्व पे उसका क्या संभावित असर होगा? तो स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा और विस्तृत प्रवाल मर्त्यता घटित होगी। अगला है मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ नामक पहल लॉन्च की गई थी तो UNFCCC सचिवालय के द्वारा। अगला प्रश्न है कि IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा प्रकाशित एसेसिंग की वल्नरेबिलिटीज एंड द रिस्क फॉर क्लाइमेट चेंज नामक रिपोर्ट के अनुसार यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है तो पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र का रूपांतरण हो जाएगा कितना? तो ये 1/6 भाग। अगला प्रश्न है यदि विश्व का तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक बढ़ जाता है तो स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा, साथ ही विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाएंगी कितनी? तो लगभग 30% ज्ञात जातियां विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाएंगी यदि विश्व का तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक बढ़ जाता है तो।
अगला प्रश्न है 1900 ईस्वी के बाद पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि देखी गई है, कितना? तो 1 डिग्री सेल्सियस या 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को क्या कहा जाता है? तो कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है। यूएनईपी द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मीट्रिक को विकसित किया गया है। तो संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पद चिन्ह का आकलन करने के लिए कॉमन कार्बन मीट्रिक को विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उसमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती। क्यों? तो इसका कारण है कि समुद्रों में पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतया नष्ट हो जाए तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? तो उत्तर है कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और महासागर की खाद्य श्रृंखला पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित हैं क्या? तो पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता या अंडाकार कक्षीय मार्ग, पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की तिर्यकता या झुकाव, और विषुव अयन यानी पृथ्वी की सूर्य से अपसौर या उपसौर की स्थिति, ये सभी जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित हैं। अगला है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत दिए जो पृथ्वी की लंबी अवधि के कक्षीय स्थिति से संबंधित हैं। तो मिलुटिन मिलानकोविच ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत दिए हैं जो कि पृथ्वी की लंबी अवधि के कक्षीय स्थिति से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है, ये कथन किसका है? तो ये मिलुटिन मिलानकोविच का है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है किससे? तो आइस कोर से। किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेदकर प्राप्त किया गया बेलनाकार नमूना क्या होता है? तो इसको आइस कोर या हिम तत्व कहते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए आप सभी के लिए, कि भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना या फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान कब प्रकाशित हुई थी? तो 2008 में। भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 मिशन में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत आदि शामिल हैं, इसमें आणविक ऊर्जा शामिल नहीं है। अगला है, ग्लोबीय ताप वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम ये है कि इससे ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के पिघलने के बाद वृद्धि होगी किसमें? तो समुद्र की सतह में वृद्धि होगी। अगला है, ग्लोबल ताप वृद्धि से विश्व के समस्त द्वीप डूब जाएंगे किसके? तो मूंगे के समस्त द्वीप डूब जाएंगे। अगला है कि ये संभावना है 2044 ईस्वी तक फिजी डूब जाएगा और समुद्र तल के बढ़ने से इसी वर्ष तक एक गंभीर खतरा होगा किस पर? तो नीदरलैंड पर। अगला प्रश्न है, आईपीसीसी के अनुसार वर्ष 1900 से 2100 के बीच समुद्र सतह में वृद्धि का अनुमान है कितना? तो 0.33 से 0.45 मीटर तक का। अगले प्रश्न पर आते हैं, मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल में भू अभियंत्रण द्वारा पैसिफिक या प्रशांत महासागर के ऊपर चमकीले बादल उत्पन्न कर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने पर रोक लगाने का सुझाव दिया है। इसकी पूर्ति के लिए वातावरण में क्या छिड़का जाता है? तो उत्तर है समुद्री जल। अगला है, सफर प्रणाली, वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो जुलाई 2018 में डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा, जो कि तत्कालीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री रहे हैं। अगला प्रश्न है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जो पद्धतियां मृदा में कार्बन प्राच्छादन या संग्रहण में सहायक हैं, तो ये हैं समोच्च बाध, अनुपद सस्यन और शून्य जुताई। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका गठन हुआ था कहाँ पर? तो रियो डी जेनेरियो में 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन यानी यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में यूएनएफसीसी का गठन हुआ था। अगला है, अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान यानी इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस पद को कभी कभी समाचारों में जिस संदर्भ में देखा जाता है, तो ये क्या है?
तो ये है जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की कार्य योजना के तहत वृक्ष लगाकर कार्बन सिंक को बढ़ावा देना, प्रदूषण उपशमन, स्वच्छ ऊर्जा विशेषकर नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना इत्यादि शामिल हैं किसमें? तो INDCC के लक्ष्यों में ये सभी चीज़ें शामिल हैं। अगला है दोस्तों, जलवायु परिवर्तन के कानकुन सम्मेलन में किसका प्रावधान किया गया था? तो हरित जलवायु कोष यानी ग्रीन क्लाइमेट फंड का प्रावधान कानकुन सम्मेलन में किया गया था। अगला है, डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में किसकी स्थापना हुई थी? तो हरित जलवायु कोष की। और विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने के उद्देश्य से क्या बनी है? तो ये हरित जलवायु निधि बनी है। अगला है, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान और न्यूजीलैंड में से विश्व का पहला देश जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा, तो ये न्यूजीलैंड है। और थाईलैंड, चीन, सिंगापुर और मलेशिया में से वह देश जिसने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी के लिए 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की थी, तो सिंगापुर ने। और लास्ट क्वेश्चन है कि बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ क्षेत्र संभवतया वैश्विक तापन में योगदान दे रहे हैं। इसके कारण जिनको उत्तरदायी ठहराया जा सकता है तो वो हैं चावल की खेती से संबद्ध अवायवीय परिस्थितियां मीथेन के उत्सर्जन का कारक हैं। और जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं तब कृष्ण मृदा से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ोतरी होती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो हरित गृह प्रभाव और जलवायु परिवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।